नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। यूपी विधान मंडल बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और 5 फरवरी को सरकार 2024 से 25 का बजट पेश करेगी। सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और बता दें कि इससे पहले 1 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें दोनों सदन के सदस्य मौजूद रहेंगे और केंद्रीय बजट सत्र की तरह यूपी में भी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गूंज रहेगी। आपको बता दें कि केंद्र और यूपी सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में भी पेश कर रही है। इसके लिए यूपी सरकार पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रस्ताव दे सकती है। दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी तैयारियां कर ली है। विपक्ष ने रणनीति बना ली है, कमर कस ली है। विधानसभा सत्र 2024 के चलते शुक्रवार से ही विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर रूट डायवर्जन किया गया है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ विधानसभा के आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के आसपास के एरिया में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 2 जोन 7 सेक्टर में बांट दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे कि यूपी विधान मंडल का जो बजट पेश होने वाला है लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले, ये बजट कितना अहम होने वाला है? देखिए, केंद्र सरकार पेश हुआ है, उसमें दिखाया गया है जिस तरीके से चुनावी झलक दिखाई देती है, उसी तरीके से प्रदेश का योगी सरकार का भी जो बजट है वो पेश होगा 5 फरवरी को। लेकिन आप देखिएगा इस बजट में भी जो 2024 का लोकसभा चुनाव उसकी झलक जो है वो जरूर दिखाई देगी। यानी इसको भी एक प्रकार से आप उत्तर प्रदेश का चुनावी बजट जो है वो कह सकते हैं। देखिए, इस बजट में महिलाओं के लिए कहीं कहीं प्रावधान होंगे, उनके लिए योजनाएं होंगी, उसके लिए पैसा होगा, युवाओं के लिए पैसा होगा, प्रावधान होंगे, किसानों के लिए पैसा होगा, प्रावधान होंगे। साथ ही जो धार्मिक चीजें हैं उनको लेकर भी कहीं कहीं प्रावधान होगा। और सबसे बड़ी बात की अयोध्या में जो भगवान रामलला का मंदिर बना है उसके लिए जरूर कुछ न कुछ पैसा जो है वो दिया जाएगा। यानी कि सभी तबके जो है वो कहीं न कहीं इस बजट के माध्यम से साधे जाएंगे। अकलियत की बात करें तो अकलियत के लिए भी कहीं न कहीं इसका प्रावधान होगा। खासकर मुस्लिम महिलाएं जो है उनके लिए जरूर कोई कोई योजना लाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि 5 फरवरी को जब यूपी सरकार का बजट पेश होगा तो आप देखिएगा उसमें भी 2024 की चुनावी झलक जो जरूर दिखाई देगी। जी दिवाकर, जानना चाहेंगे कि जो बजट सत्र चल रहा है, हमने कल भी देखा कि केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, उसके बाद अब यूपी विधानमंडल में बजट पेश होने वाला है। तो ऐसे में सरकार युवा, किसान और महिलाओं को साधने की पूरी तैयारी में है। तो इस बजट सत्र में इन मुद्दों पर क्या खास बात होने वाली है और महिला, किसान और युवा क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं? जाहिर सी बात है कि आबादी को बीजेपी जो है पूरी तरीके से साधने में जुटी हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले साल संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लाया गया। उसके मार्फत कहीं न कहीं महिलाओं को साधा गया, महिला वोटर जिनको आधी आबादी का था उनको साधा गया। लेकिन इसके साथ साथ अब बीजेपी ने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम फिर से चलाया, अपने 7 मोर्चों को लगाया है कि महिलाओं के बीच जाए। तो जाहिर बात है कि केंद्र सरकार ने तो बजट में प्रावधान किया ही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भी कहीं कहीं महिला वोटरों को साधने के लिए इस तरीके का योजना जरूर लाएगी। हो सकता है कि जो वृद्धावस्था पेंशन उसको बढ़ा दी जाए, हो सकता है कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से योजना जो है वो लाई जाए जिससे कि महिलाओं को कहीं कहीं लाभ उसका मिले। इसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनको लेकर भी कहीं कहीं योजनाओं में अच्छी घोषणा हो सकती है, बजट में उसका प्रावधान हो सकता है। इसके साथ साथ जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनमें जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं, अपना रोजगार चलाती है, उनको लेकर भी कहीं कहीं बजट में प्रावधान हो सकता है। युवाओं की शिक्षा को लेकर और युवाओं के रोजगार को लेकर भी कहीं कहीं प्रावधान होगा। तो इस तरीका किसानों को लेकर, खासकर किसान महिलाओं को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह इस बार बीजेपी जो है वो मुस्लिम महिला वोटरों को साधने में जुटी हुई है। तो हो सकता है कि अकलियत
तो इन महिलाओं को भी कहीं से इस बजट में कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान दिया जाए जिससे कि यदि बीजेपी के पक्ष में आ सकेगी। जी, तो दिवाकर जानना चाहेंगे कि ये बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, तो ऐसे में इस बजट सत्र यानी कि यूपी में योगी सरकार के पिटारे से और क्या अहम निकलने वाला है, और विपक्ष इस पर तंज कसने की पूरी तैयारी में है, कमर कस ली है विपक्ष ने, तो विपक्ष का क्या अहम किरदार यहाँ पर होगा? हाँ, पहले तो आपको मैं संशोधित करना चाहूंगा कि बजट सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है। बजट सत्र 11 बजे से शुरू होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का। दूसरा ये है कि जब भी कोई भी सत्र आता है विधानसभा का, चाहे वो बजट सत्र हो या अनुपूरक बजट सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, जाहिर बात है कि परंपरा ये है कि पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो 11 बजे आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो अपना अभिभाषण जो है वो प्रस्तुत करेंगी, और उसके बाद शोक सभाएं शोक प्रस्ताव जो है वो कहीं के सदन में पारित किए जाएंगे, प्रस्तावित किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक माननीय प्रताप सिंह है उनका भी पिछले कुछ दिन पहले निधन हुआ था। उसके बाद जो अभी हाल ही में जो समाजवादी पार्टी के विधायक एसपी सिंह थे उनका भी निधन हुआ था। तो जाहिर बात है कि निधन के प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। आज की कार्रवाई जो है फिलहाल स्थगित कर दी जाएगी, फिर कल सुबह यानी कि शनिवार की सुबह को फिर से एक बार सदन कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष के साथ भले ही सर्वदलीय बैठक की गई हो, चर्चा किया गया, लेकिन विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ जरूर नजर आएगी, क्योंकि देखिए मौका है, दस्तूर दिया जाए कि बात है कि जो भी सत्ता पक्ष होता है उसको विपक्ष सदन में घेरने की कोशिश करता है। तो ऐसे में योगी सरकार की अपेक्षा है कि बीजेपी को सदन में घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष जरूर करेगा। उसने एक अपनी रणनीति बनाई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस और जो सपा है वो एक साथ मिलकर घेरती है या फिर अलग अलग घेरती हुई नजर आती है। जी, अगर दिवाकर बात की जाए, ये तो बजट की हो गई, लेकिन बजट को लेके जो रूट डाइवर्जन हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे विधायक जो है उत्तर प्रदेश के वो इस सदन में शामिल होंगे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि नो फ्लाई जोन जो है वो माना जाता है विधानसभा को, और विधानसभा में जब एक साथ सारे लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था उनकी पुख्ता की जाएगी। इसलिए रूट डाइवर्जन जो है वो कहीं न कहीं किया गया है, और इस रूट डाइवर्जन को देखते हुए कहीं से ताकीद लोगों की गई है कि हजरतगंज से विधानसभा की मार्ग पर कोई न जाए, दूसरे वैकल्पिक मार्ग जो है उनको खोला गया है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। काफी कई 7 जोनों में बांट दिया गया है लखनऊ को, जिससे कि कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत या कोई भी ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे कहीं की पुलिस की चिरचिरी होगी। जी दिवाकर, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा अभी हाल ही में हुई है, तो क्या आज विधानसभा में राममय माहौल देखने को मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जितने भी विधायक होंगे या फिर एनडीए के जितने भी विधायक होंगे, आज आप देखेंगे सभी के गलों में श्री राम भगवान के नाम का पट्टा जो है वो जरूर रहेगा। ये ताकीद की गई है, ये सबको बता दिया गया है विधायकों को कि आप जब आएंगे आज सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने, तो गले में श्री राम नाम का पट्टा जो है वो जरूर होना चाहिए। यानी कि राममय माहौल जो है वो विधानसभा को इस सत्र को बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरे देश में राममय माहौल बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है 2024 में इसका लोकसभा चुनाव में इसका फायदा जो है वो बीजेपी उठाना चाहती है। लिहाजा सदन में अगर इस तरीके से माहौल बनाया जाएगा तो उसका भी संदेश जो है पूरे देश में जाएगा। यही वजह है कि ये ताकीद की गई विधायकों को बीजेपी के और एनडीए के कि आप गले में श्री राम नाम का पट्टा जो है वो जरूर डाल के आएंगे। जी दिवाकर, अगर बात की जाए तो ये बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, तो राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास होने वाला है, और इस अभिभाषण में क्या कुछ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए ये परंपरा है, और परंपरा के अनुसार ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है आज 11 बजे सदन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगी। और जाहिर बात है कि अभिभाषण जो होता है वो सरकार के पिछले कार्यों को लेकर होता है। कितना मुतमईन राज्यपाल है सरकार के कार्यों से वो गिनाएंगे, क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या योजनाएं जो है फलीभूत हुई है, ये सारी चीजें जो है वो कहीं पे रखी जाती है। तो पिछले 1 सालों में यानी 2023-24 का जो बजट था उसके हिसाब से कितना काम हुआ है, ये सारी चीजें अभिभाषण में होती हैं। और पिछले 6 सालों में योगी सरकार ने क्या कुछ किया है ये भी कहीं उस अभिभाषण में होता है। तो जाहिर बात है वो चीजें जो है वो कहीं कहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रस्तुत करेंगी सदन में। उसके बाद 8 या 9 तारीख को उस पर चर्चा जो है वो भी होगी।
जी, अगर दिवाकर बात की जाए विधानसभा में भाजपा के बहुमत को लेकर कि क्या भाजपा बहुमत हासिल कर पाएगी और सत्र में भाजपा को क्या मुनाफा होगा, तो इसको लेकर भी हम आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश यानी कि आज शुक्रवार से विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में राममय माहौल नजर आने को है। भाजपा और उनके सहयोगी दलों के विधान परिषद और अन्य विधानसभा के सभी सदस्य राममय दिखाई देने वाले हैं। पीले गमछे के साथ सदन में प्रवेश करने वाले हैं। ज्ञानवापी के तहखाने में जिला कोर्ट के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। ऐसे में वाराणसी जिला अदालत के इस फैसले का अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने विरोध शुरू कर दिया है। पहले अंजुमन कमेटी ने पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब जुम्मे यानी कि शुक्रवार के दिन मुसलमानों से अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताने की अपील की है। मस्जिद कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी कर वाराणसी के मुसलमानों से अपील की है कि वो ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की अनुमति देने के विरोध स्वरूप अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखें। आपको बता दें कि कमेटी ने जिला कोर्ट के आदेश को प्रशासन द्वारा तुरंत लागू करने पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि लगातार ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई और ऐसे में यहां से बैरिकेडिंग हटा दी गई है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हिंदू पक्ष के लिए यह फैसला बहुत बड़ा है और बेहद खुशहाली लेकर आया है। लेकिन अगर बात की जाए मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, मुस्लिम समाज को इस फैसले से क्या आपत्ति है और काशी में इसका विरोध देखने को क्या कुछ मिल रहा है? जी स्वप्निल, अगर हम बात करें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि जो परिसर है, व्यास जी तहखाना परिसर है, उसमें पूजा करने का आदेश दे दिया था हिंदू कमेटी को और उसी को लेकर हिंदुओं में काफ़ी उत्साह है। और दूसरी तरफ ये धर्म युद्ध बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहा था और इसी को लेकर अंजुमन मस्जिद कमेटी जो है ये फैसला ली है कि आज मतलब आज से लेकर शुक्रवार को जो उनका जिस दिन वो लोग शुक्रवार उस दिन उन लोगों का विशेष शुक्रवार रहता है, तो उस दिन वाराणसी के सारे मुसलमान जो है वो अपनी दुकानें, अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। इसको लेकर बहुत बड़ा कदम मुसलमानों ने राजेश, अगर बात की जाए कि जुम्मे की नमाज से पहले कमेटी ने ये अपील की है लोगों से, मुस्लिम समाज से, कि अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखें, तो ऐसे में जो प्रशासन का जिला कोर्ट का आदेश है उस पर भी कमेटी ने सवाल उठाए हैं कि तुरंत ही पूजा पाठ क्यों कराई गई, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, बिल्कुल बात सही है कि जो अंजुमन कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, इसने सवाल उठाया है कि अगर जिला कोर्ट ने अगर फैसला दिया था तो इस पर तुरंत लागू करने का उसने आदेश दे दिया और इसी फैसले को लेकर अंजुमन मस्जिद कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई राहत उनको नहीं मिली है। और जबकि उसके अलग जो वाराणसी की जिला कोर्ट है उसने जिला कोर्ट ने आदेश दे दिया है पूजा पाठ करने का हिंदू समुदाय को। जी राजेश, अगर बात की जाए पूजा पाठ इतनी तेजी से और जल्दी कराने की तहखाने में, तो हिंदू समाज के लोगों में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज के लोगों की बात करें तो नाराजगी है उनमें, तो ऐसे में क्या माहौल देखने को मिल रहा है काशी में? जी स्वप्निल, बिल्कुल बात सही है कि अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उसको लेकर मुसलमानों में बिल्कुल बहुत बड़ी नाराजगी है। उसको लेकर अंजुमन कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी की है कि पूरे वाराणसी में सारे मुसलमान अपनी दुकानें और अपने उनके जो भी प्रतिष्ठान है उसको बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करेंगे
और आगे भी अगर उनको इस तरह से अगर कोई फैसला अगर उनके हित में अगर नहीं आया तो जाहिर सी बात है आगे भी वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल अभी तक फिलहाल कोई राहत उनको नहीं मिली है। जी राजेश, अगर बात की जाए तो माहौल गहमा गहमी का है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर वाराणसी में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कभी भी माहौल बदलने की संभावना लगातार जनता की ओर से जताई जा रही है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर वाराणसी में क्या इंतजाम किए गए हैं? स्वप्निल, अगर बात की जाए वाराणसी में सुरक्षा की, बिल्कुल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि बिल्कुल यही सेम हालत अयोध्या में था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल किसी भी तरह का हुड़दंग या किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हुई, जबकि सुरक्षा के वहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उसको देखते हुए वाराणसी में भी इस मामले को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई भी हुड़दंग या किसी भी तरह की कोई वहाँ पे व्यवधान किसी भी कामों को लेकर या आम जनता को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर वहाँ पे पुख्ता इंतजाम, बिल्कुल बात सही है, वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जी। अगर जुम्मे की नमाज है आज, तो ऐसे में मुस्लिम समाज का जो कहना है कि सभी दुकानें बंद रहे, तो हिंदू समाज का इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है और हिंदू समाज क्या इन सभी चीजों को सही मानता है? क्योंकि एक पक्ष में तो खुशी है, दूसरी तरफ नाराजगी है, तो ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है वाराणसी में? स्वप्निल, वाराणसी में बिल्कुल एकदम चारों तरफ हिंदुओं में तो बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल उत्साह है, दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है उसमें नाराजगी है कि कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। दूसरी चीज यह है कि आज जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज में आज पूरे वाराणसी में सारे दुकानें, सारे प्रतिष्ठित जो मुसलमान की सारी दुकानें हैं, सारे जो भी उनके प्रतिष्ठान हैं, आज जुम्मे की नमाज के दिन पे आज उनके बंद रहेंगे। और अगर इस पे कोई ठीक फैसला उनके पक्ष में अगर नहीं आता है तो आगे भी ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन इनको इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दी गई है। अगर बात की जाए राजेश की मुस्लिम समाज लगातार अब ये सवाल पूछ रहा है और जानना भी चाहता है कि जिला कोर्ट के फैसले के बाद, प्रशासन के फैसले के बाद इतनी जल्दी पूजा कराना और जो हमारे सामने तस्वीरें आई हैं उनको लेकर लगातार मुस्लिम समाज प्रश्न उठा रहा है, तो ऐसे में क्या जानकारी है कि पूजा पाठ तो होनी थी क्योंकि कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन अब जो मुस्लिम समाज की ओर से प्रश्न आ रहे हैं उन पर क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं? स्वप्निल, जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रश्न आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं का कोई मतलब अब नहीं है, लेकिन क्योंकि वाराणसी कोर्ट का तो आदेश हो गया है, अब उसमें पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। दूसरी चीज यह है कि अब उनको राहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकती है, उसके अलावा और कोई कहीं से उनको राहत मिलने वाली अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि हिंदुओं में तो बिल्कुल वहाँ पे पूरा उत्साह है, उसको लेकर आज या आज के बाद किसी भी तरह का सौहार्द में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई व्यवधान ना आए, उसको लेकर वाराणसी में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। स्वप्निल जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।